दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं 18 अप्रैल 2020 है और आज के देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले पीआईबी से देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है। तो पीआईबी पे न्यूज़ इम्पॉर्टेंट आज की है कि कृषि मंत्री श्री तोमर के द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ये पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, बताइए किसान रथ मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसान रथ मोबाइल ऐप यहाँ किसान से संबंधित बातें हैं, तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो अभी कोविड-19 की महामारी विश्वव्यापी स्तर पर व्याप्त है, तो इसी से भारत में निपटने के लिए, चूँकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, उसी के लिए अर्थात कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता या आसानी लाने के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो अगर पूछा जाए किसान रथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है, तो कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के लिए, यानी आसानी से परिवहन हो सके कृषि उत्पादों का, तो इसी के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला पीआईबी में न्यूज़ थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 1.51 करोड़ फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस महीने फ्री में वितरित किए गए हैं। तो यहाँ ये आपका कॉन्टेक्स्ट था, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में पीछे के वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं या पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, उन पीछे के वीडियो को देखिए, बहुत सारी स्कीमों को हमने उधर कवर किया है। तो देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये है क्या। तो इस योजना को 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बलिया से लॉन्च किया गया था। ये भारत में यूपी का एक पूर्वी जिला है बलिया। तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को बलिया से लॉन्च किया गया था। जब लॉन्च किया गया था तो इसका उद्देश्य रखा गया था 5 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को उपलब्ध कराना। जो गरीब हाउस होल्ड हैं उनको 5 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात कही गई थी, किंतु वर्तमान समय में इस लक्ष्य को इंक्रीज किया गया और 5 करोड़ एलपीजी को बढ़ा करके 8 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात की गई। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें किस मंत्रालय की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय का क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यहाँ आप क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, ऊर्जा मंत्रालय दे देगा तो आप गलत कर सकते हैं। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का नहीं है, बल्कि ये पेट्रोलियम मंत्रालय का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1600 रुपये की वित्तीय सहायता पर कनेक्शन पर, अर्थात एक कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब इसमें योग्यता एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो प्राप्लिकेंट जो होगा, आवेदनकर्ता होगा, उसकी एज आयु
एक तो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और दूसरा जो आवेदन करता या अप्लीकेंट है वह महिला होनी चाहिए। तो पहली शर्त क्या है, महिला हो और उसकी आयु या एज 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, अप्लीकेंट जो आवेदन करता है वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो, अर्थात उसके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए। अगला, उसके पास पहले से कोई स्वयं का एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगला, जो ऑयल मार्केटिंग कमेटी है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सॉरी यहाँ कमेटी नहीं कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का जो डेटाबेस है वह सेक 2011 में जो जनगणना की गई थी, जाति आधारित जनगणना, उससे मैच करता हो। दोनों में विरोधाभास या डिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका, अगर इतनी शर्त आप फुलफिल करते हो तो आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट था, कोविड-19 से ही रिलेटेड अगली न्यूज है, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब इसमें आपका क्या इम्पॉर्टेंट है या क्या आपको इंटरेस्ट लगता है वो आपके लिए, ये क्या आपको इंटरेस्ट है ये ज़रूरी नहीं, बल्कि करंट अफेयर्स में जो इंटरेस्ट नहीं है वो भी आपको समझना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी जो इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है एक बार में समझ में नहीं आया, तो उसको एक दो बार आप ध्यान से समझिए और ध्यान से वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। चित्रा जीन लैम्पियन, चित्रा जीन लैम्पियन ये है क्या, तो यह एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है। क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है जो लो कास्ट या कम कीमत पर 2 घंटे में कोविड-19 के पॉजिटिव या नेगेटिव केस को कंफर्म कर देता है। तो पहला यही पूछ लेगा कि चित्रा जीन लैम्पियन है क्या, तो आप क्या कहोगे, यह एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है जो कम कीमत पर 2 घंटे में ही कोविड-19 को कंफर्म कर देता है। अगर हम इसका विकास देखें कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि त्रिवेंद्रम में स्थित है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, के द्वारा विकसित की गई है। इसमें डिटेक्शन कैसे किया जाता, तो ये डिटेक्शन यंग जीन ऑफ सार्स कोविड-2 यानी COV-2, जो अभी ये कोविड-19 है, इसी को सार्स कोविड-2 का नाम भी दिया गया है, सार्स COV-2 का नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो कोविड-19 न दे करके सार्स COV-2 के संबंध में विचार करके आपके IAS PCS में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, टेक्निकल नाम इसका सार्स COV-2 दिया गया। तो सार्स CO2 के यंग जीन का प्रयोग करते हुए क्या प्रयोग किया जाता, जो इसमें टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, उसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लियाई एसिड कहा जाता, एसिड कहा जाता। इसी को RT लैंप के नाम से भी जाना जाता है, लैंप के नाम से जाना जाता। तो RT से हो गया रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज और लैम्प की फुल फॉर्म हो गई लूप मेडिएटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लियाई एसिड के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ आरटी लैम्प की बात कर लेते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आरएनए का एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आरएनए का एम्प्लीफिकेशन का मतलब परिवर्धन करना हो, छोटे आरएनए का लार्ज साइज में देखना हो, ताकि वायरस की जो गतिविधि है उसका पता लगाया जा सके। तो आरएनए का एम्प्लीफिकेशन या परिवर्धन करके इसमें वायरस का पता लगाया जाता है। और आरटी लैम्प टेक्निक का प्रयोग वायरस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए डिटेक्शन बहुत कम समय यानी 10 मिनट 10 मिनट के अंदर हम डिटेक्शन कर सकते हैं और 2 घंटे के अंदर 2 घंटे या इससे कम समय में हम रिजल्ट बता सकते हैं कि वायरस कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी प्री मेंस व इंटरव्यू तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका आरटी लैम्प पता होना चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लियाई एसिड इसकी फुल फॉर्म है। अगला वन लाइनर जो इम्पॉर्टेंट हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो रंजीत चौधरी का निधन हो गया। तो रंजीत चौधरी ये क्या थे, एक एक्टर थे, अभिनेता थे और इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इन्होंने खट्टा मीठा, बातों बातों में तथा बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी काम किया, जिनमें 1975 में लोनली इन अमेरिका में भी इन्होंने अभिनय किया था। तो ध्यान रखिएगा, रंजीत चौधरी का पूछा जाए तो ये क्या थे, अभिनेता थे और इनका जन्म मुंबई में हुआ था। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला डग सैंडर्स का भी आपका निधन हो गया। ये अमेरिकन गोल्फर थे और 86 ईयर्स के थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा डग सैंडर्स संबंधित हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाए, गोल्फर थे। और देश पूछा जाए तो ये अमेरिका के गोल्फर थे, गोल्फ खेलते थे। अगला कोबाट रोबोटिक्स ये क्या है, तो कोरोना वायरस पॉजिटिव से पता लगाने के लिए, कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव इसका पता लगाने के लिए इसे झारखंड के आईएएस ऑफिसर के द्वारा विकसित किया गया है। तो पूछ लेगा कोबाट रोबोटिक्स कहाँ प्रयोग किया जाता, तो कोरोना वायरस पॉजिटिव केस का पता लगाने के लिए। और ये किस राज्य में विकसित किया गया, झारखंड के आईएएस ऑफिसर ने विकसित किया है। और इसमें पेशेंट को स्वयं से क्वारंटाइन भी किए जाना बताया जाता है। अगला आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में रघुराम राजन को भी शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर में है। तो पूछ लेगा हाल ही में आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, शामिल किया गया, तो रघुराम राजन, जो कि पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और आज का सबसे लास्ट ये आपका करंट अफेयर्स है। 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसी को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वैश्विक स्तर पर व्याप्त मॉन्यूमेंट संग्रहालय, साइट्स स्थल तथा कल्चर को संरक्षित करने का या हेरिटेज विरासत को प्रिजर्व, कंजर्व व डिफेंड करने का, संरक्षित, आरक्षित व प्रवर्धित करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 2020 की थीम क्या है, तो कोरोना वायरस को देखते हुए
कहा गया कि 2020 की थीम क्या रखी गई, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, यानी कल्चर को शेयर करो और शेयर्ड हेरिटेज विरासत को शेयर करो, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उत्तरदायित्व है उसको शेयर करो। तो बहुत आसान है इस बार की थीम, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करें 2019 का, हो सकता पूछ लिया जाए पीछे का, तो कम से कम एक साल पीछे का आपको पता होना चाहिए। तो 2019 के भी बिल्कुल सिंपल थीम थी, रूरल लैंडस्केप रखा गया था। रूरल लैंडस्केप 2019 की थीम थी विश्व विरासत दिवस की। अब इसके हम पीछे के हिस्टोरी देखें तो ये विश्व विरासत दिवस किसके द्वारा मनाना शुरू किया जाना हुआ, तो एक है इकोमास। इकोमास को क्या कहा जाता, तो ये ध्यान से समझिएगा। तो इकोमास के द्वारा इसे 1964 में जो कि इकोमास को स्थापित किया गया था, उसी के द्वारा इसे मनाने जाने की क्या की गई, शुरुआत की गई है, शुरुआत की गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इकोमास क्या है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोमास की फुल फॉर्म है, जिसे 1964 में 1964 में स्थापित किया गया था, और इसी के द्वारा क्या किया गया, 1982 में ये प्रस्ताव रखा गया कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाएगा। तो ये विश्व विरासत दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में। तो इकोमास इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा 1982 से मनाया गया। अब इकोमास पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में। आगे चलकर एक साल बाद जब 1982 में से मनाया गया, तो 1983 में 1983 में यूनेस्को के द्वारा भी अप्रूवल या मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ये इसमें अप्रूवल कौन दे चुका है, तो ये यूनेस्को दे चुका, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और यूनेस्को पीछे भी बता चुके, इसकी स्थापना 1946 में 1946 में की गई थी। यूनेस्को में क्या किया जाता, कल्चर है, विज्ञान है, साइंटिफिक दृष्टिकोण है, और सहयोग को बढ़ावा देने का और शिक्षा को प्रमोट करने का प्रयास किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछे पेरिस है, पेरिस है जो कि फ्रांस में स्थित एक शहर है, जो कि सीन नदी के किनारे सिचुएटेड या स्थित है। तो आज का ये डिस्कशन रहा, तो आप पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए। इसी के साथ आपको धन्यवाद।